Hello students, welcome to ETA IAS PCS. So this is the continuation of the part 1 जो हमने previous video में upload किए थे, that is पंजाब PYQs 2021 इकोनॉमिक सब्जेक्ट के. ठीक है, तो ये अब कुछ और PYQs हैं इकोनॉमिक्स के ही जो एज अ कंटिन्यूएशन है. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जस्ट वॉच दी प्रीवियस वीडियो एंड उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आप सबके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. वैसे ही जैसे कल हमने 30 सेकेंड्स दिए थे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिमिलरली यू विल बी गिवन दी सेम टाइम फ्रेम और उसी में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी ट्रेड्स. अब ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट बताना है आपको. इट स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द RBI. It aims to help cash-starved micro, small and medium enterprises promptly encash receivables. It is an online bill discounting platform that enables discounting of invoices, bills of exchange of MSME sellers, including government departments through an auction mechanism at competitive market rates. तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट 30 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए. ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दीजिए. इनकरेक्ट पूछा है. ओके स्टूडेंट्स, फटाफट से कमेंट कीजिए. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. तो इनकरेक्ट पूछा गया है. सबसे पहले तो इसका जो है फुल फॉर्म है दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ना कि ट्रेड रिलेटेड डिस्काउंटिंग सिस्टम. तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाता है. बट हम बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार एग्जामिन कर लेते हैं. इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ RBI, बिल्कुल सही है. RBI ने इनिशिएटिव लिया था बेसिकली MSME सेक्टर को जो है जनरेट करने के लिए, ताकि वो कैश जो है डिसबर्समेंट्स कर सके और वो इन्वॉइसेस या फिर बिल्स को भी डिस्काउंट कर सके. तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है. दैट इज़ B, C एंड C जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है. पर जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज फुल फॉर्म ऑफ ट्रेड्स जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसका आंसर आपके पास होता है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज that startups registered with the Department of Industrial Policy and Promotion of Government of India are exempted from the payment of angel tax with conditions. अब आपसे पूछ लिया गया है जनरली कि एंजल टैक्स होता क्या है. ओके, तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दो. आपके पास अगले 30 सेकेंड्स है. सो एंजल टैक्स बार बार न्यूज़ में भी था उस टाइम पर, और वैसे भी दिस इज इन द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो. अगर आपने करा हुआ है तो इट इज़ एन वेरी इजी क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर बेसिकली एंजल टैक्स क्या है, वो होता है टैक्स पेबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स वेयर द शेयर प्राइस इज सीन इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट ऑफ शेयर्स सोल्ड. देखो जनरली ये इसका मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल. तो यहाँ पर होता है कि जब लेट्स से कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है, अनलिस्टेड कंपनी वो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती. ठीक है, तो वो होगी एक अनलिस्टेड कंपनी. ये एक आपका कोई स्टार्टअप भी हो सकता है जिसने अभी ही कोई बिजनेस स्टार्ट करा है. ओके, अब जब ये अपने शेयर्स सेल करेगी, लेट्स से ये कंपनी है, इसने अपने जो है वो शेयर्स बेचने हैं, ये अनलिस्टेड कंपनी है या फिर ये स्टार्टअप है, इसने अपने ये वाले पर्टिकुलर शेयर्स जो है वो सेल करने हैं. तो ये शेयर का जो प्राइस, जो मार्केट में प्राइस है, वो लगा लो कि 2000 रुपीज़ है. ठीक है, एंड जो आपने इस शेयर को इशू करा है उसका इशू प्राइस आपने रख दिया 3000 रुपये. यानी कि आपके पास क्या है, शेयर प्राइस इज सीन एक्सेस ऑफ द फेयर मार्केट प्राइस. 2000 का शेयर था, आपने 3000 का बेच दिया, तो आपको इससे 1000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलते हैं एंजल टैक्स. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. तो याद रखिएगा ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स में ही देखा जाता है. ठीक है, तो टैक्स पेबल ऑन कैपिटल रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज वेयर द शेयर प्राइस इज एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट ऑफ द शेयर सोल्ड. आई होप दिस टैक्स इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
says that usual principal status and usual subsidiary status अप्रोचेस जो है वो किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ करे गए हैं? जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट? तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से पूछा है। तो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स आपको मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस और यूजुअल सब्सिडरी स्टेटस जो है ये आपका NSSO दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूज़ करता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये होता क्या है बेसिकली कि 365 डेज में एक पर्सन ने, एक इंडिविजुअल ने कितना वर्क करा है, कितना उसको प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ वर्क मिला है, और वही चीज़ हम मेजर करते हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट के केस में। तो ये 365 डेज का रेफरेंस पीरियड का होता है और इसे यूज़ करता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंडिया हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग with the expansion in the trade and services via mode 4 as defined under general agreement on trade and services. Consider the following pairings with regard to the different modes of services under the GATS of WTO, that is World Trade Organization. तो आपके पास मोड्स दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि कौन से वाले पूछे गए हैं कि कौन सा वाला मोड करेक्टली मैच है। सो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स आपको मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो बिल्कुल बेसिक्स में से आता है जो कि हमारे इकोनॉमी के जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से पूछा गया है। आपको करेक्टली पेयर्ड पूछा गया है यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली हमारे पास जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज जो है हमारे पास होती है ताकि सर्विसेज में जो भी ट्रेड कर रही है कंट्रीज, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो किस तरीके से कर रही है, उनके मोड्स यहाँ पर आपको मेंशन है। तो पहला मोड बोलता है कि क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये बिल्कुल सही मोड है। पहला मोड सर्विसेज के लिए देखता है। सेकेंड मोड इज फॉर टेम्पररी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए जो पर्सन अब्रॉड जाता है। लेट्स से कि आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए गए हो यूएस में या फिर कनाडा में, यानी कि आप कोई सर्विस रिसीव करने के लिए गए हो बाहर वाली कंट्री में, तो ये मोड 2 उसके लिए है। थर्ड मोड है क्रॉस बॉर्डर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाया कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ अ कंपनी इन अनदर कंट्री, एक कंपनी है उसका दूसरी कंट्री में ही प्रेजेंस है, ये उसके लिए है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है टेम्पररी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यानी कि लेट्स से कि इंडिया का, लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास इंडिया का ही एक पर्सन है जो कि यूएस में गया है एज अ डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, ठीक है, तो अपनी वो सर्विसेज देने के लिए जब जा रहा है दूसरे कंट्री में, तो उसको हम बोलते हैं मोड 4 में। तो ये चारों मोड्स आपको क्लियरली डिफाइंड है एंड ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है दैट इज which of the following resources of non-tax revenue receipts of the union government? ये बहुत ही ज़्यादा एक इजी लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी में से पूछे गए हैं फिजिकल पॉलिसी वाले चैप्टर में से। तो इसमें से आपको ये चीज़ें बतानी है कि कौन से वाले सोर्सेज हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स के। ओके, तो बताइए कौन कौन सा वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यू हैव द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स स्टूडेंट्स। फटाफट से कमेंट करिए। ओके,
तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये बात समझते हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब क्या है। नॉन टैक्स का मतलब कोई भी आपके पास पैसा आया है, जनरेट हुआ है, पर वो टैक्स से नहीं आया, किसी और चीज़ से आपके पास पैसा आया है। लाइक आपने किसी के ऊपर फाइन इम्पोज कर दिया, आपने कोई चीज़ जो है वो सेल कर दी, ठीक है, परचेज कर ली, उस चीज़ों से जब आपके पास पैसा जनरेट होता है तो वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टैक्स को छोड़कर बाकी सारे सोर्सेज ऑफ इनकम इज नॉन टैक्स। अब आता है रेवेन्यू रिसीट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट के पास बजट में दो तरीके के रिसीट्स होती हैं। एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरी हमारे पास होती है कैपिटल रिसीट्स। ओके, रिसीट्स का मतलब है जो पैसा आपके पास आ रहा है। तो सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट्स होती है जिसमें ना लाइबिलिटी और ना ही आपके एसेट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है। ना तो आप लाइबल हो वापस पैसा देने के लिए, ना ही आपने कोई एसेट सेल करा, ना ही आपने कोई लैंड एंड ऑल सेल करी है और उसकी वजह से आपको पैसा मिला है। तो रेवेन्यू वो वाली होती है जहां पर आपने कोई लाइबिलिटी या एसेट के ऊपर इफेक्ट नहीं डाला, वेराज कैपिटल में आपके लाइबिलिटी और एसेट दोनों पर ही इफेक्ट पड़ता है, तब जाकर आपके पास पैसा आता है। तो इसमें देखो, अब इन्होंने पूछा है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है, यानी कि जो लाइबिलिटी और एसेट के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डालती है, वो कौन सी वाली है। ओके, सो नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर पूछ लिया गया है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक लैंड है, इसको गवर्नमेंट ने क्या करा है, सेल कर दिया है और फिर उसके पास पैसा आया है, यानी कि गवर्नमेंट का एक एसेट सेल हो गया, एसेट रिड्यूस हो गया, तब जाकर सरकार को पैसा मिला। तो हमने पढ़ा जिसमें एसेट अफेक्ट होता है वो कौन सी वाली रिसीट है, वो तो कैपिटल है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम फीस। फीस मैंने आपको बताया टैक्स नहीं है तो ये इंक्लूड होगा। डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, आपको प्रॉफिट हो रहा है कहीं से, तो प्रॉफिट में आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आपको वो प्रॉफिट किसी और को भी वापस से पे करना है। ठीक है, तो डिविडेंड आपको वापस लाइबल नहीं हो आप वापस पे करने के लिए। तो प्रॉफिट के अंदर ना तो आपके पास एसेट रिड्यूस हो रहा है ना लाइबिलिटी बन रही है, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स बाय द गवर्नमेंट। आपने किसी को पैसा जो है वो दिया हुआ है एंड उसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो ये इंटरेस्ट अगेन आपका प्रॉफिट होगा एंड प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। अगेन आई वुड से इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक्स में से पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट 30 सेकेंड्स है, आंसर कीजिए इस क्वेश्चन को। होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई के बारे में पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये वाला क्वेश्चन ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ड्रॉप कर दिया था ड्यू टू दी ऑप्शंस वन सीक्वेंस। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉप ही मानते हैं, बट वैसे जो है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में अगर आप एक एडिशनल वीडियो जानना चाहते हो देन प्लीज़ डू comment in the section so that I can make a separate video on this particular question. नेक्स्ट हमारे पास आता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशंस फॉर एमएसपीज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन द फॉर्म ऑफ प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट्स। ठीक है, तो आपको ये CACP के बारे में पूछा गया है। एमएसपी तो वैसे ही पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एग्रीकल्चरल स्टेट है ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आना इज़ अ काइंड ऑफ ईजी टू मीडियम थिंग। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स आंसर दीजिए इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है स्टूडेंट्स, ये बात का ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट पूछा है।
सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द आंसर हेयर कि आंसर इसका क्या है। तो देखो, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है ये एमएसपी के बारे में बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो बिल्कुल भी नहीं है जो कि एग्रीकल्चर कमीशन एक्ट से बनी है, ये बनती है 1965 में, एंड ये एग्रीकल्चर कमीशन एक्ट के साथ तो बिल्कुल भी लिंक्ड जो है वो नहीं है, ठीक है। सेकेंड है, प्राइस करंटली एमएसपी इज डिवॉइड ऑफ एनी लीगल बैकिंग एक्सेप्ट फॉर शुगर केन टू सम एक्सटेंट, तो बिल्कुल सही है। यहाँ शुगर केन के लिए हमारे पास एफआरपी आता है, दैट इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस आता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, बिफोर सबमिटिंग द प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट फॉर एनी क्रॉप इट एनालाइजेज द डिमांड एंड सप्लाई इम्प्लीकेशन, वो बिल्कुल देखता है कि क्या है। तो आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट स्टेटमेंट आंसर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, that is, some suggest that India needs to move to an escrow based payment system to ensure fearless business environment in the country. Which of the following describes an escrow account? अब ये escrow account क्या है, तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये एक थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इफ़ यू नो यू नो, इफ़ यू डोंट नो यू डोंट नो अबाउट दी एस्क्रो अकाउंट, तो बिल्कुल एक तरीके से करंट वाला था, ठीक है। तो आपको ये आंसर देना है, व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट। तो देखो स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज ये ए पर्सन है, इसने बी पर्सन को कोई भी गुड्स प्रोवाइड करने हैं जिसके बदले बी ए को पैसा देगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ऑन अ डेट, लेट्स से 4 दिसंबर 2025 को ये एग्रीमेंट हो रही है, ये ट्रांजैक्शन हो रही है। बट ये बी जो है वो ए को पैसा अगर एडवांस में देता है, तो उसको ये डर होता है कि क्या ए बी को गुड्स प्रोवाइड करेगा ऑन द सेम डेट। एंड इफ़ वी से कि अगर ए ने पहले गुड्स अगर बी को दे दिए, तो ए को ये डर होगा कि क्या बी उसको पैसा देगा उसके बजाय। तो ये जो एक फियर होता है, इसको ख़त्म करने के लिए एक थर्ड पार्टी बीच में आती है। तो ये थर्ड पार्टी के अकाउंट को हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो पहले ही हो जाती है, दैट इज बी उस फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को आप बोल सकते हो या फिर एक थर्ड पार्टी को ऑलरेडी पहले से ही जो है वो बी इसको पैसा दे देगा, ठीक है। इंटरमीडियरी को ये पैसा दे देगा, और जब बी को गुड्स रिसीव हो जाएंगे तब ये ए को पैसा दे देगा। तो ये एक तरीके से आपको सेफ रखता है, आपको डर नहीं होता किसी भी चीज़ का यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखो, क्या एक ये थर्ड पार्टी, अब यहाँ पर करेक्टली पूछा गया है। सो अ थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट टू सेफगार्ड द बायर फ्रॉम द रिस्क ऑफ सेलर डिफॉल्टिंग ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। के क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करी थी, नहीं। बैंक अकाउंट यूज बाय इंडिविजुअल्स फॉर राउटिंग द फंड्स थ्रू टैक्स हेवंस, फॉर टैक्स इवेजन की बात करी है, कहीं नहीं करी। थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट फॉर सेफ गार्डिंग द सेलर फ्रॉम द रिस्क ऑफ द बायर डिफॉल्टिंग ऑन द पेमेंट टू द सेलर, जब उसको गुड्स रिसीव हो गए हैं तो ये उसके लिए है। तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको एस्क्रो अकाउंट अगर नहीं भी पता होगा तो अब आपको पता चल गया है। ओके, सो ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पंजाब पीसीएस 2021 में इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के पूछे गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट लेकर आएंगे आपके लिए जो पंजाब पीसीएस 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपने 8 में से कितने मार्क्स स्कोर करे हैं। फॉर मोर सच कंटेंट जुड़े रहिए ETA IAS PCS के साथ।